नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन क्लास? आशा है कि अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके समक्ष 9वीं कक्षा का एक पाठ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह एक कहानी रूपांतर में है। यह एक नई घटना, एक सुंदर और एक रोचक कहानी है। कहानी सुनना चाहते हो ना आप? हाँ, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न। बताइए बच्चों, आपका जन्म किस पुण्य भूमि में हुआ है? समझ में आया ना? बहुत ही सरल प्रश्न है। हाँ बताओ। बहुत अच्छा। हाँ, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि भारत में हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जानते हो इस कविता को किसने लिखा? इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक वीर क्रांतिकारी थे। उन्हें केवल 30 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दी गई थी। ऐसे एक नहीं अनेक वीर क्रांतिकारी हैं जो कभी सामने नहीं आए। अब चलिए इस दृश्य की ओर अपना ध्यान दीजिए। बच्चे देखिए अब यह चित्र। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसी दिन आधी रात को पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में करीब 10 लाख लोगों की बेरहमी से उनकी हत्या की गई और 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा दूसरे देश में जाकर। इस दर्दनाक हादसा ने भारत का रूप ही बदल दिया। यहाँ पर गरीबी और हिंसा यह सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन चित्रों को देखिए। यहाँ पर छात्र कितने हंसी खुशी अपने स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता की खुशी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब हम इस दशा में हैं। यह आधुनिक भारत का चित्र है। अब बताइए बच्चे, यह स्वतंत्रता कैसे मिली? क्या बहुत ही आसान था स्वतंत्रता मिलना? नहीं, बहुत ही मुश्किल था। बहुत से सेनानी महान पुरुषों ने अपनी बलि लगा दी थी हमें स्वतंत्रता देने में। इन चित्रों को देखिए, इन्हें कौन नहीं पहचानता? सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये हैं वे लोग जिन्होंने अपनी नींव भारत की स्वतंत्रता में लगाई। हमें इस स्वतंत्र भारत में हंसी खुशी रहने के लिए जगह दी। ऐसे ही एक युवक के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। पाठ का नाम है गुलाब सिंह। जानते हैं गुलाब सिंह कौन है? गुलाब सिंह एक युवक था जिसने केवल 17 वर्ष की आयु में अपनी जान की बाजी लगा दी। इस पाठ में हमें क्या मिलता है, क्या आशय है इस पाठ का, यह देखते हैं। इस कहानी में देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण मिलता है। झंडे के प्रति नागरिक के सहज कर्तव्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। देशभक्ति से पूर्ण यह कहानी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इस पाठ की लेखिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम पा लेते हैं। इस पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन नहीं जानता सुभद्रा कुमारी चौहान को? देखिए इनका चित्र। यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयाग शहर में। वे एक कवि, लेखिका और एक देशभक्त नारी थी। बाल्यकाल से ही इन्होंने कविता, कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनके कुछ काव्य संग्रह और रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर जानकारी पाते हैं। देखिए, त्रिधारा, मुकुल, पल्लव, गुंजन, यह उनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी उनके कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती इनकी पहली कहानी संग्रह है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कविता से ही उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। झांसी की रानी कविता के छंद लाइनें सुनिए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, मूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पा लेते हैं। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया था। अब आगे जाते हैं पाठ की ओर। गुलाब सिंह। अब बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ्य पुस्तक में 9वां पृष्ठ निकालिए जल्दी जल्दी, और जैसे मैं पढ़ते जाऊंगी आप नज़र लगाइए उन शब्दों में। शुरू करो। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें। उनके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से सहा ना गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाए और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर बाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर बाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन में छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, मगर आंखों के आंसू और मन के रंग उनके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। अब हम शब्दार्थ की ओर ध्यान देते हैं। पहला शब्द देखिए, ज़रूरत। ज़रूरत का अर्थ है आवश्यकता। इसे हम कन्नड़ में कह सकते हैं आवश्यकते। और दूसरा शब्द है दुलारा। दुलारा का अर्थ है लाडला। जैसे बच्चे माँ का बहुत लाडला होता है। ಪ್ರೀತಿಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ನಬಹುದು। तीसरा शब्द है गुस्सा। गुस्सा का अर्थ सभी जानते ही हैं, क्रोध, खोपा। और चौथा शब्द छाप। छाप का अर्थ है असर अथवा प्रभाव। और पांचवा शब्द है तस्वीर। इसका अर्थ है चित्रपट अथवा चित्रा। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह पाठ कहानी विधा में है और इस पाठ की लेखिका आप सब जानते ही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ध्यान से सुनिएगा यह पाठ कैसे आगे बढ़ती है और इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। यहाँ पर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि दिन और तारीख की ज़रूरत हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि यह जो कहानी है यह एक अमर अंत तक रहने वाली कहानी है। इस कहानी की का कोई अंत नहीं है और एक दिन और तारीख की यहाँ पर बिल्कुल हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं। उनके घर में पिता थी, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಉಸ್ ಘರ್ಗೆ ದುಲಾರ ಥಾ। ಈ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗೊಂಬೆಯಂತಹ ಒಂದು ತಂಗಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ದಳು। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाए और खिला दिए अपने भैया को। एक दिन गुलाब सिंह बीमार पड़ता है और उसकी माँ उसका खाना बिल्कुल बंद कर देती है, मगर उसकी बहन जो उसे बहुत प्रेम करती है वह क्या करती है, वह उसे चुपके से गुड़ और चने लेकर आती है। गुलाब सिंह बार बार खाने को तरसता है, बार बार खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। यहाँ अपने भाई के संतोष के लिए बहन अपने माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। दोनों एक समान भाई और बहन के बीच में बहुत ही प्यार था और यह गुड़ चने की बात किसी को पता भी नहीं चलता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो बहन, माँ, पिता और सबके मन में छपी रहती हैं। उसके बाद भैया का बुखार भी बढ़ जाता है, पर यह गुड़ और चना खिला ही चुकी थी। धीरे धीरे भैया का रोग भी उतर जाता है और भैया और भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ जाती है। ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಣ್ಣನ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. वह हवा उमंगों की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था जुलूस ना निकले. शहर में आतंक छा गया. ಒಂದು ದಿನ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಬಾದಶಾ, ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು, ಜುಲೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರ ಬರಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಸ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಆತಂಕ ಛಾ ಗಯಾ ಥಾ. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. कौन है यह बादशाह? होगा कोई. क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा. देखते हैं कौन रोकता है हमें. हमने देखा बाई और बहन के बीच में जो चर्चा होती है, यहाँ पर बाई उस बादशाह के खिलाफ है और यहाँ पर बहन भी अपना आक्रोश यहाँ पर जताती हैं. दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि हम ज़रूर अपना झंडा निकालेंगे, हम ज़रूर जुलूस आगे बढ़ाएंगे. अब यहाँ पर जुलूस के लिए आगे की तैयारी होने लगती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ती है और झंडा बनाने लगती है. उसमें लाल हरा रंग भी वहाँ पर चढ़ाती है. बाई अपने खेलने का झंडा लेकर आती है और खेलने के झंडे से उस झंडे को बांध देती है. इस प्रकार एक नया झंडा यहाँ पर तैयार हो जाता है. देखो कैसे तैयार हो गया है यह झंडा. अब बहन बाई से आग्रह करती है. देखते हैं क्या आग्रह करती है बहन अपने बाई से. भैया मैं भी साथ चलूंगी, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे. बाई ने कहा, नहीं रानी, तुम तक जाओगी. तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. बहन आग्रह करती है अपने भैया से, भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं पीछे जुलूस बनाकर आपके पीछे पीछे चलूँगी. तब बाई कहता है, नहीं रानी तुम ऐसा मत करो, तुम जाओ एक रोली का तिलक बनवा कर लाओ और हमें विदा करो. बहन खुशी के साथ ताली बजाते हुए अंदर जाती है और थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोली ले आती है. जानते हो रोली क्या होता है? देखिए इस चित्र में, यह है रोಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ತಟ್ಟೆವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. इस रोली में एक दिया भी जल रहा था. मुंह के चारों ओर गोमती ताली एक आबा मंडल बनाने लगी. बहन बाई की आरती उतारती है और आरती उतारते समय वहाँ पर एक आबा मंडल तैयार होता है. यह आबा मंडल इसे ಕಾಂತಿ ಕಾ ವಲಯ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಲಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಆಬಾ ಮಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. बहन ने बाई के माथे पे तिलक लगाया, चावल बिखराए. बाई ने बहन के पैर छुए और उससे विदा ली. अब भैया झंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी बाई को दूर तक देखती रही. गुलाब सिंह ಹೊರ ಬರ್ತಾನೆ. बहुत ही धैर्य के साथ गुलाब सिंह बाहर निकलता है और खुद अकेले निकलता है, अपने बहन को भी वह साथ नहीं ले जाता. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने बाई को रोका, वह ना रुका. सिपाहियों ने गोली चला दी, वह गिर पड़ा. झंडा ना गिरा. गोली चलते देख कोई भी पास ना आया. बहन ने बाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी. जब वह बाई झंडा लेकर आगे जा रहा था, तब ಸಿಪಾಯಿ जो ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. वह बाई वहाँ पर गिर पड़ता है. गोली चलते देख के लोग उसके पास कोई नहीं आते हैं और बहन दूर से देखते रहती है और वह वहाँ दौड़ पड़ती है. भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था. बाई को देखकर बहन पुकारती है, भैया भैया.
बहन की अमृतवाणी सुनकर भैया के प्राण लौट आते हैं। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। बाई चला गया, बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। यहाँ पर इस दृश्य में हम देख सकते हैं कैसे लथपथ पड़ा हुआ है वह बाई, और बहन उसके सामने बैठकर रो रही है। बादशाह के जो सिपाही थे वे समझते हैं कि हमने कोई युद्ध जीत लिया और वहाँ से चले जाते हैं। लोगों के आसपास के जो लोग हैं वे वहाँ पर भागे आते हैं, बाई के देह को उठा लेते हैं। आगे आगे बहन झंडा लेकर आगे आगे चलती है, पीछे पीछे जुलूस निकलता रहता है। गुलाब सिंह कौन है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह एक युवक था। इस घटना में उसने अपना जीवन ही खो दिया। आगे देखते हैं यह वीर बालक कौन था। यह बालक है गुलाब सिंह। इनका संपूर्ण नाम गुलाब सिंह पटेल था और इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और इनकी जन्म और मरण की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। इनका जन्म 14 अगस्त 1926 में हुआ था। इनका मरण 14 अगस्त 1942 में हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका जन्म और मरण एक ही दिन हुआ था। केवल 17 वर्ष का यह बालक वीरगति को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं इस वीर बालक की माँ कौन थी। इनका नाम है स्वर्गीय श्रीमती बेटीबाई पटेल। और जो गुड़िया सी बहन थी इसके बारे में भी हम जानकारी पा लेते हैं। देखिए यह है उनकी गुड़िया सी बहन। इनका नाम है श्रीमती दिया कटिचारा। इस पाठ से हमें क्या संदेशा मिलता है इसके बारे में भी आगे हम जानकारी पाते हैं। पाठ का संदेश देखिए क्या है। देश हमारी आन बान और शान है। अमर वीरों की तरह हमेशा अटल रहो, निर्भीक बनो, अपने देश के लिए मर मिटो। इससे बढ़कर पवित्र त्याग और कुछ भी नहीं है। जय भारत माता, जय गुलाब सिंह। छात्रों, कैसी लगी यह कहानी? आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस गीत को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। आगे मैं
यह एक स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक गीत है। अनन्या, तुम बताओ, इस गीत में कौन कौन से प्रदेशों को आपने देखा, किन किन जगहों को देखा भारत के? देखा आपने कौन कौन से प्रदेशों को हमने यहाँ पर देखा? और एक बार नज़र लगा देते हैं। देखिए, यह है हमारे भारत का हिमालय पर्वत, सबसे ऊंचा, सबसे तेज हिमालय पर्वत। आगे देखिए, यह है अरबी समुद्र और यह है गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे तो आप चिरपरिचित होंगे। सन 1919 में यह घटना घटी थी। इस घटना में करीब 1500 लोगों की हत्या हुई थी। इसे कोई नहीं भुला सकता। आगे चलते हैं इस गीत के बाद। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी इस गीत से संबंधित। इस गीत को फिर से सुनिएगा और इसमें कितने बार वंदे मातरम का प्रयोग हुआ है, इसे लिखकर अपने अध्यापक को दीजिएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्नोत्तर की ओर। जानते हैं, पाठ को तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न है, बालक का नाम क्या था? बताओ रोहन, आप जानते होंगे। रोहन बताओ। हाँ, बिल्कुल सही, बालक का नाम था गुलाब सिंह। अब दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। शहर में क्यों आतंक छा गया? शहर में क्यों आतंक छा गया? लता, तुम बताओगी? हाँ बताओ लता। शहर, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, इस कारण शहर में आतंक छा गया। अब तीसरी प्रश्न की ओर जाते हैं। बहन ने क्या ताम लिया? बहन ने क्या ताम लिया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल सही सुना मैंने, बहन ने झंडा ताम लिया। बहन ने झंडा ताम लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अन्य वचन रूप। अन्य वचन रूप इससे ज्ञात होंगे ही। एक वचन रूप और बहुवचन रूप। वह शब्द जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसे एक वचन कहा जाता है। और वह शब्द जिससे दो या अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, इसे हम बहुवचन रूप कहते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे एक लड़की का चित्र है, इसे हम लड़की कहेंगे। और जो उसके बगल में जो लड़कियों का चित्र है, इसे हम लड़कियां कहेंगे। अब पहले वचन की ओर जाते हैं। देख रहे होंगे आप, झंडा का उत्तर है झंडे। झंडा, दरवाजा और बड़ा, यह एक वचन पुल्लिंग रूप शब्द है। यह एक वचन पुल्लिंग रूप शब्द है। जब कभी भी एक वचन पुल्लिंग रूप शब्द आए, उसके आगे और आकारांत, अंत में आकारांत आए, वहाँ पर एक की मात्रा लगती है। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा? दरवाजा, दरवाजे, बड़ा और बड़े। अब दूसरे शब्द की ओर आते हैं। लता और लताएं। लता एक स्त्रीलिंग रूप शब्द है। जब स्त्रीलिंग रूप शब्द के आगे आकारांत लगता है, यहाँ हम ये का प्रयोग करते हैं। अब दो उदाहरण दूंगी मैं, आगे देखिए। माला और कक्षा, इसका उत्तर बताइए कैसा आएगा? माला का मालाएं और कक्षा का कक्षाएं। आगे देखते हैं। ओढ़नी, ओढ़निया, यह भी एक स्त्रीलिंग रूप शब्द है। ओढ़नी, अगर अंत में ईकारांत शब्द आए तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और या लगेगा। यहाँ पर भी जो शब्द हैं वह सब स्त्रीलिंग रूप शब्द हैं। लड़की और ताली, इसका उत्तर अब हम आगे देखते हैं। लड़की का उत्तर बनेगा लड़कियाँ, ताली का उत्तर बनेगा तालियाँ। आगे देखते हैं। लोग, यहाँ पर आपको एक समान, दोनों शब्द एक समान लग रहे होंगे। कई ऐसे शब्द भी हैं और वह भी पुल्लिंग, जो शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में एक समान रहते हैं। जैसे घर का एक वचन और बहुवचन रूप घर ही रहेगा, देश का एक वचन और बहुवचन रूप देश ही रहेगा। ऐसे अनेक शब्द हैं जैसे पानी, फूल, फल आदि। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, इससे तो आप ज्ञात ही होंगे। कन्नड़ में इसे हम नामपद ಹಾಗೂ सर्वनाम ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ज्ञात करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, लता, महेश, पुस्तक आदि।
अब सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसे कन्नड़ में भी सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे कई शब्द हैं। अनन्या, अब इन शब्दों को तुम पढ़ो। वह, बादशाह, गुलाब सिंह, आप, माँ, बहन, जुलूस, उसे, भैया, इन, झंडा, उन्होंने, गोली, इधर, हमारा। बहुत बढ़िया, कितनी सुंदरता से, कितने स्पष्ट रूप से आपने यह शब्दों को पढ़ा। अब देखते हैं यह शब्द, नीचे आपको दो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, दो फूल हैं। अभी आपको संज्ञा के शब्दों को वहाँ भरना पड़ेगा और सर्वनाम के शब्दों को वहाँ भरना पड़ेगा। पहला शब्द है वह, इसका कन्नड़ का अर्थ है अदु। सो यहाँ पर वह शब्द देखते हैं, वह संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द? सही। सो संज्ञा, यह वह एक सर्वनाम शब्द है। दूसरा शब्द है बादशाह, यह संज्ञा शब्द है। गुलाब सिंह देखिए कहा जाता है संज्ञा की ओर। आप, यह एक सर्वनाम है। माँ संज्ञा है। बहन संज्ञा है। जुलूस संज्ञा, उसे एक सर्वनाम शब्द है। अब बताइए भैया क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम? बिल्कुल ठीक, यह एक संज्ञा शब्द है। इन, यह सर्वनाम शब्द है। झंडा, यह संज्ञा शब्द है। आगे हम देखते हैं उन्होंने, अवरु, यह एक सर्वनाम शब्द है। गोली, यह एक संज्ञा शब्द है। इधर, इल्ली, सर्वनाम शब्द। और हमारा, यह भी एक सर्वनाम शब्द है। कैसा लगा बच्चों यह खेल, संज्ञा और सर्वनाम का खेल? आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं बच्चे, बहुत हो गया। अब चलिए अपनी पुस्तक निकालिए और कलम भी निकालिए और लिख लीजिए गृह कार्य। यह गृह कार्य को घर बैठे लिखिएगा और अपने शिक्षकों को दिखाइएगा। लिख लीजिए। पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं जो प्रश्न अभी यहाँ पर दे रही हूँ इनको लिख लीजिएगा। बाई ने बहन को क्या खिला दिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है थाली में क्या जल रहा था? बहुत ही सरल प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है झंडा किससे बना? लिख लिया सभी ने? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द रूप लिखिए। यहाँ पर पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है। पहला उदाहरण है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसे हम दूसरे शब्दों में समानार्थक शब्द क्या है? इसे हम पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। आगे आपको भी ऐसे ही पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को यहाँ पर लिखकर देना पड़ेगा। दूसरा शब्द है झंडा, उसके बाद बादशाह, उसके बाद समीप। अब बताइए बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? कैसी लगी हमारे देश के क्रांतिकारी वीर बालकों का साहस? आप भी अटल बनो और देश के प्रति अपने गौरव को बढ़ाओ। जैसे आप अपने माँ को प्यार करते हो, जैसे आप अपने माँ की ममता के दुलारे हो, उसी प्रकार देश को प्यार करो। देश के लिए अपने प्राण निछोवर करो और देश का यह जो कर्ज है उसे पूरा करो। अच्छा बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अपना गृह कार्य करके अपने अध्यापक को दो और जागृत रहो, सतर्क रहो। धन्यवाद।